अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान की सियासत में आईनी तरमीम हमेशा ताकत के तवाज़ुन और वफाकी ढांचे के मुस्तकबिल का तयन करती रही हैं। 27वीं आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा खाका भी इसी सिलसिले की एक ताज़ा कड़ी है, जिससे सियासी दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो 18वीं आईनी तरमीम को अपनी बड़ी कामयाबी करार देती है, अब इख्तियारात की वापसी पर रजामंद होगी? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीग के वफ़द ने सदर आसिफ अली ज़रदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात करके 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में हिमायत मांगी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के मुताबिक मुजव्वज़ा तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली, जजेस के तबादले का इख्तियार, NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा, तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की वफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्रुरी से मुतालिक ताअत्तुल का खात्मा जैसे निकात शामिल हैं। ये तजावीज़ जाहिर करती हैं कि हुकूमत एक बार फिर वफाकी और सूबाई ताकत के तवाज़ुन को तब्दील करने की कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी के लिए ये सूरत हाल एक मुश्किल सियासी इम्तिहान बन सकती है। 18वीं तरमीम ना सिर्फ पार्टी का बड़ा आईनी कारनामा माना जाता है, बल्कि सिंध में उसकी सियासी असास भी इसी बयानिए पर खड़ी है कि सूबों को अपने वसाइल और फैसलों का हक हासिल होना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी इन तरमीम की हिमायत करती है, जिनमें तालीम, आबादी की मनसूबाबंदी और NFC हिस्से जैसे इख्तियारात वापस वफाक को दिए जा रहे हैं, तो क्या ये उसकी सियासी साख के लिए एक बड़ा धचका होगा, खुसूसन सिंध में जहां उसकी ताकत का मरकज है? यह भी हकीकत है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त वफाकी सियासत में एक तवाज़ुन कायम रखना चाहती है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का किरदार हुकूमत के इस्तेहकाम में कलीदी समझा जाता है और पार्टी वफाक के साथ टकराव से गुरेज की पॉलिसी पर अमल कर रही है। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हालिया सियासी पोजिशनिंग, जिसमें वो बारहा इख्तियारात की मरकजियत पर तनकीद करते नजर आते हैं, इस बात का इशारा देती है कि पार्टी के अंदर भी इस तरमीम पर इख्तिलाफ़े राय मौजूद है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास सदर आसिफ ज़रदारी की दोहा से वापसी पर तलब कर लिया गया है, जहां बाज़ाब्ता फैसला किया जाएगा। मगर उसूली तौर पर देखा जाए तो क्या 18वीं तरमीम की रूह के बरक्स किसी तरमीम की हिमायत पार्टी के नजरियाती तसलसल से मुतसादिम हो सकती है? अगर पीपल्स पार्टी इस तरमीम की हिमायत करती है, तो क्या ये उसके सूबाई बयानी और तारीखी आईनी मौक़िफ़ से एक वाज़ेह इन्हिराफ तस्वुर किया जाएगा? ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या पीपल्स पार्टी इस तरमीम के लिए हुकूमत करेगी, और अगर करेगी तो इस हिमायत के एवज़ इस निज़ाम में अपने लिए और क्या कुछ लेगी? इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और इफ्तिखार अहमद साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। वफाकी हुकूमत ने 27वीं तरमीम के लिए हिमायत मांग ली, तालीम, आबादी की मनसूबाबंदी, NFC अवार्ड। क्या पीपल्स पार्टी एक बार फिर मुफाहमत के नाम पर अपनी सियासत मजीद कमज़ोर करने जा रही है? ज़ैगम साहिब। बिल्ली थैले से बाहर आ गई, अब उसे घंटी बांधना बाकी है, और एक घंटी नहीं बांधनी, बहुत सी घंटियां बांधनी है। देखिए, 3 बड़े पॉइंट्स हैं इसके, 3 बड़ी चीज़ें हैं और 2 छोटी चीज़ें हैं। बड़ी चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले है, मैं पीपल्स पार्टी के नुक्ता नज़र से बात करूंगा क्योंकि आपका सवाल भी वही है जी। सबसे पहले हंसी खुशी प्रोग्राम। हंसी खुशी प्रोग्राम क्या है? आईनी अदालती बंदोबस्त, जुडिशल आर्किटेक्चर, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसको खुद पीपल्स पार्टी कुछ अरसे से चैंपियन कर रही है। बिलावल साहब खुद चैंपियन कर रहे हैं, यानी आईनी अदालत। आईनी अदालत बन जाएगी तो असल सुप्रीम कोर्ट वही हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो आईनी है। सुप्रीम कोर्ट है ही आईनी अदालत। तो पीपल्स पार्टी उसमें ये कहती रही है कि ऐसी आईनी अदालत होनी चाहिए जिसमें फेडरेशन के तमाम हिस्सों की ठीक तरह से नुमाइंदगी हो, एक फेडरल कोर्ट हो जो कॉन्स्टिट्यूशनल हो। तो ये तो उनका अपना मुतालबा है। इसी से मुतल्लिका दूसरी चीज़ है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी, जो इंतज़ामी और अदलिया को जब अलग किया गया था 2001 में, तो उसको ख़त्म किया गया था, जिसका मतलब ये है कि जो इंतज़ामी अफसर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, खुद मजिस्ट्रेट्स, इंतज़ामी मजिस्ट्रेट, उनके पास कुछ अदालती इख्तियारात कि छोटे छोटे मुकदमात की वो सज़ा सुना सकें। जिस तरह कीमतों का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, कोई मॉब है उसको वो कंट्रोल कर सकें, तो उस पर गुफ्तगू हो सकती है। क्योंकि जब से ये ख़त्म हुआ है तो पुलिस बिल्कुल छुतरे बेमहार बन गई है और इंतज़ामिया ठीक तौर पे इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पा रही, जो हमारा बंदोबस्त जो चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है उसमें। तो वो ये चाहती है, क्योंकि ज़ाहिर इंतज़ामिया ये हुकूमतें, तो सब हुकूमतों को इस बात पे खुशी होगी।
तो हमें पता नहीं, इसकी तफसील आएगी तो इस पर हम बात। ज़ैगम साहब, आपकी गुफ्तगू ये कह रही है कि पीपल्स पार्टी मुफाहमत ही अपनाएगी और इख्तियार करेगी। क्या ये मुमकिन है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासत के बरक्स मुज़ाहिमती बयानियां अपनाएं, जैसा कि बेनज़ीर ने पार्टी संभाली और नुसरत भुट्टो को साइड पर किया, कि वो खुद कोई पॉलिटिकल स्टैंड लें और वालिद के बैगेज से आज़ाद हो जाएं या नहीं? जी, तीसरी बात जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, जो तीसरा मेन इसका हिस्सा है, जो बिलावल साहब ने जो बातें बताई हैं, जो प्रपोजल है, वो है कड़वी गोली प्रोग्राम, और वो है फिस्कल फेडरलिज्म, NFC। मरकज का कितना हिस्सा होगा, सूबों का कितना हिस्सा होगा। देखिए, आइन के अंदर एक क्लॉज डाली गई थी 18वीं तरमीम में 163A। वो क्या कहती है? वो कहती है कि जब भी NFC नया बनेगा तो पिछला जो NFC में सूबों का हिस्सा होगा उससे वो कम नहीं होगा। आप सूबों का हिस्सा बढ़ा सकते हैं हर NFC में, सूबों का हिस्सा कम नहीं कर सकते। यानी सूबे जो लेते हैं 57.5%, आप उसको 58 कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं, आप उसको 56 नहीं कर सकते। ये अब आईनी तब्दीली के जरिए हो सकता है, जिस पर मरकजी जो ताकतें हैं वो ये कहती हैं कि भाई ये तो मरकज चल ही नहीं रहा, हम तो उधार में फंस रहे हैं, सब कुछ सूबों के पास चला जाता है तो मरकज के पास तो कुछ बचता ही नहीं है। इस पर बहुत से इकोनॉमिस्ट की भी ओपिनियन है कि इसको रिवाइज होना चाहिए। लेकिन ये सबसे बड़ा फुंदना है जो पीपल्स पार्टी ने अपनी टोपी में लगा रखा है। ठीक हो गया। वो ये कहते हैं कि सबसे बड़ा हमारा कारनामा है, और ये वो चीज है जिस पर उनको रेजिस्टेंस आएगी और जिस पर सबसे ज्यादा बात होगी, मुज़ाकरात होंगे, झगड़े होंगे। और इसीलिए ही जो CEC की मीटिंग है, CEC क्या है, वो भी जरदारी साहब हैं। ठीक, जरदारी साहब ये टोपी पहन ले तो CEC है, दूसरी टोपी पहन ले तो चेयरमैन है। वहां से अब जाहिर होगा कि पीपल्स पार्टी का गेम प्लान क्या है, कि CEC के मुंह में जरदारी साहब क्या डालते हैं और जरदारी साहब क्या बताते हैं। सिर्फ आधे मिनट में दो चीजें जो छोटी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुतालिक, और एक चीज इसलिए डाली गई है कि इसको वापस लिया जा सके, वो है तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग, जिसकी कोई तुक नहीं है। ये महकमे शुरू से सूबों के पास हैं। ये इसलिए किया गया जब शोर मचाया जाए तो कोई कामयाबी दिखाई जाए कि देखें ये तो हमने नहीं दिया मरकज को। इफ्तिखार साहब, ये जितने पॉइंट्स जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी के जरिए ही सामने आए कि हमसे इन मामलात के ऊपर मदद मांगी गई है, आपके ख्याल में विफाक मजबूत होगा, विफाक मुतासिर होगा? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी सियासत को मजीद मौसर कर पाएंगे अगर साथ देते हैं, या अपनी सियासत कमज़ोर करेंगे? आपकी राय क्या इस पूरी सिचुएशन पर? देखें, विफाक सूबों पर मुश्तमिल है ना, और एक सूबे में आवाज़ जो उठाई जा रही है वो बिलावल के हवाले से ज़ैगम ने जो इसका तज़किया किया वो दुरुस्त है। जो नुकात बिलावल उठा रहा है, इन नुकात को काश आज से 5-10 साल पहले भी इन पे बात की जाती। मसलन लाहौर में शेख ज़ैद हॉस्पिटल वफाक चलाता है और सर्विस अस्पताल का जो निज़ाम है वो पंजाब की हुकूमत के पास है। इसी तरीके से जो आला तालीमी अदारे हैं वो वफाक के पास भी हैं और तालीम सूबों के पास भी है। ये बात 18वीं तरमीम के फ़ौरन बाद ही ज़ेर बहस आ गई थी, लेकिन किसी ने इसको संजीदगी से नहीं लिया। इफ्तिखार साहब, 15 साल बाद आप खुद ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि फ़ौरन पता चल गया 18वीं तरमीम में ये लकूनास थे, तो 15 साल किस बात का इंतजार किया गया? मतलब उसको दुरुस्त तो 15 साल पहले भी किया जा सकता था, 12 साल पहले किया जा सकता था। जी मैंने यही कहा, ज़रा आप का एंकर हैं, आप ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कह सकते हैं, और हम वैसे ही चंद लफ्ज़ों में हमें अगले लफ्ज़ भी बोलने होते हैं। आपने मुझे भुला ही दिया मैं क्या बात अगली करने लगा था। अगली बात मैं ये करने लगा था कि इस 18वीं तरमीम के अंदर ये एक पार्टी की चीज़ नहीं है, इसमें पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियाँ शामिल हैं, और इवन एजुकेशन के मामले पर इसी 18वीं तरमीम में एहसन इकबाल का वोटर डिसेंडिंग नोट भी है, अगर किसी ने पूरा का पूरा इसको पढ़ा हो। 18वीं तरमीम में जो ये बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, सिर्फ एक नहीं है। सवाल है कि आपने इसमें बहुत सारे इख्तियारात ऐसे तय किए कि बिटवीन द लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड लीडर ऑफ द हाउस। अब ये आप देखें, इतने दिन से वो आदमी की सीट खाली है तकरीबन, लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन ने अभी तक नाम नहीं दिया। नतीजा कि नई तैनाती नहीं हुई। ये तो एक चीज़ प्रैक्टिकली आ गई ना,
लेकिन अब आगे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उलझाव का शिकार बन सकती हैं। अगर हम 18वीं तरमीम को मानते हैं तो निगाह हुकूमतों की तैनाती का जो कंसेप्ट है, जो अपना लीडर वहाँ पे तय करना है कि किसने बनना है किसने नहीं बनना, ये बातें भी इसके अंदर आएंगी। अब आ जाए NFC अवार्ड की तरफ। NFC अवार्ड में वफाक ये कहता है कि उसको बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, उसको पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए, लेकिन सूबे अपने पैसे कम नहीं कर सकते। अगरचे पंजाब वाहिद सूबा है जिसने दूसरों के मुकाबले में NFC अवार्ड में कुछ कुर्बानी दी है, ये हकीकत है, लेकिन वफाक कहता है कि हमारी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, इसलिए हमें पैसे भी ज़्यादा देने हों। इस पे पीपल्स पार्टी को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बाकी जो चीज़ें हैं वो पीपल्स पार्टी दुरुस्त कह रही है, और वो ऐसी चीज़ें, हाँ एक बात जो मैंने जो चंद दिन परसों चौथा आपके प्रोग्राम में कही, जो फेडरल कोर्ट की बात की है मेरे दोस्त ने, देखें जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लिखा गया तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात की गई। इट इज़ देयर कमिटमेंट टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अब उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को बनाने के लिए सदर ने जो का ये इख्तियार छोड़ दिया और बिल्कुल नई तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती का फैसला किया गया, तो वो चीज़ वहाँ पे मौजूद नहीं है। उसके लिए भी तरमीम करनी पड़ेगी और वो इख्तियार सदर को देना पड़ेगा, तो वो तरमीम भी रिकॉर्ड है। मतलब मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं कि 15-17 साल पहले जो इज्तिमाई दानिश इस मुल्क के पार्लियामेंटरियंस ने बैठ के दिखाई, उसमें इतने लकूनाज हैं कि 15 साल बाद हम घूम कर रिवर्स सब कुछ करने के उसमें है। हमें नहीं पता कि इसके बाद सिचुएशन कहाँ जाएगी। शहजाद साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। सूबे डिलीवर, सर मैं आती हूँ सर, टाइम सूबे डिलीवर नहीं कर सके, लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो आपस में नहीं कोऑर्डिनेट कर पाए जो उनकी जिम्मेदारियां थी। NFC अवार्ड ठीक तय नहीं हो पाया। ये फरमाइएगा कि मुस्लिम लीग नून क्या इस वक्त एक ताकतवर विफाक बनाने के एजेंडे पर है? क्या मुल्की सियासत मुतासिर होगी या नहीं? अच्छा, इसका आसान सा हल है कि सियासत क्या है। सियासत की डेफिनेशन क्या है? सियासत है आर्ट ऑफ द पॉसिबल। एट द राइट प्राइस एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद पे हर चीज पॉसिबल होती है, एक बात। दूसरी बात, सियासत करती क्या है? अपने मारूज को एड्रेस करती है, अपने वक्त जो हाजिर वक्त होता है उसके चैलेंजेस को एड्रेस करती है, और उसके जो इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट है उसको एड्रेस करती है। तो अगर सियासत रास्ते में उसूल हायल हो जाएं, उसूल हायल हो जाएं इस चीज़ के कि आप अपने मारूज को एड्रेस नहीं कर पा रहे, तो फिर उसूल को पीछे रुकना पड़ता है, क्योंकि सियासत का काम है कि उन मुश्किलात को, उन चैलेंजेस को एड्रेस करे। तो मुझे यूँ लगता है कि जो कुछ भी, जिस तरमीम की भी जिक्र करें, 26वीं का जिक्र कर लें, 27वीं का जिक्र कर लें, वो अपने मारूज को एड्रेस करती है, अपने वक्त के चैलेंजेस के जो मुश्किलात हैं उनका हल पेश करती है। और इसलिए वो तमाम की तमाम सियासत जिसकी बुनियाद पे हमने उसूल खड़े होते हैं अपनी पार्टीज के अंदर, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिक्र किया, उनको छोड़ना पड़ता है। जब PDM की बारी आई तो हमने ये नहीं कहा कि इलेक्शंस करवाएं, नए इलेक्शन होने चाहिए। हमने कहा फिलहाल गवर्नमेंट ऐसे गवर्नमेंट चलाएंगे हम, ठीक है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ आई थी, लेकिन एक अखलाकी पहलू भी तो होता है ना। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत बहुत आसानी के साथ उन अखलाकी पहलुओं को भी पीछे छोड़ देती है जो कि एक मारूज को एड्रेस करने के लिए होते हैं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आज की जो पीपल्स पार्टी है उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी? मैं बिलावल भुट्टो के दिमाग से सोचूं अगर, तो मैं ये कहूंगा कि क्या ये जो करंट गवर्नमेंट है जिसमें हम इत्तेहादी हैं, इसमें आधा वक्त PMLN करे और आधा वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलना चाहिए। अच्छा, ये हुआ, पहले भी हुआ, ये बलूचिस्तान में भी हुआ, बाकी जगहों पे भी होता है जहां पर कोलिशन गवर्नमेंट, स्ट्रांग कोलिशंस होती हैं। लेकिन ये सोचा, ख्याल ये किया जा रहा है कि शायद ये मुमकिन ना हो। अगला मरहला क्या है कि देखो, अगर ये नहीं होता तो फिर फॉरेन मिनिस्टर, तो मैंने बड़ा अच्छा काम किया था, इसकी आवाजें भी आपने चंद दिनों पहले सुनी, और आपने देखा कि फॉरेन मिनिस्टर ने कितना इफेक्टिवली, एज बिलावल भुट्टो ने किस तरीके से उन्होंने कहा कि मैंने कितना इफेक्टिवली काम किया और पाकिस्तान का नाम उजागर क्या। मेरा नहीं ख्याल कि वो वापस आएंगे और शायद इस वक्त वो इस चीज को, लेकिन एक जिक्र जरूर हुआ। और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है कि जो NFC अवार्ड है, इसके अंदर कोई चीज रास्ते में ना आए। अब पहली दो तो मुमकिन नहीं है। NFC अवार्ड चूंकि 27वीं तरमीम का हिस्सा है, इसकी बुनियाद के ऊपर, और दूसरी तरफ क्या है जो कि लेवरेजेस हैं कि मेरे हाथ में क्या है, औजार क्या है जिसके साथ मैं NFC अवार्ड के अंदर भी जैसे भी कुछ बचा लूंगा थोड़ा बहुत, अगर पूरा नहीं तो, और वो भी देखूंगा कि हमारा सिंध का जो नुकसान है वो कम से कम हो। दो चीजें क्या है, 243 के अंदर जो तरमीम है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, गो के जिक्र किया
कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पहले इनकी अपनी उसकी हिस्सा है फेडरल कोर्ट की शक्ल के अंदर। लेकिन क्या हुआ कि 19 साल के अंदर इस पे काम नहीं हुआ और आज काम शुरू हुआ इतना देर के बाद। शहजाद तो साहब, पता है कलामी की इजाजत इस यहाँ एक पॉइंट ऐड कीजिएगा, जब आपने इसकी तरमीम की बात ही कर दी, क्या ये तरमीम 26वीं के बाद हमने देखा कि एक अदलिया के अंदर हमें अभी तक वो सुकून नजर नहीं आ रहा, पीस नहीं दिख रहा है, क्या ये तरमीम अदलिया के इख्तियारात पर नई कशमकश को जन्म देगी या पुरानी कशमकश को खत्म कर देगी? मैं जो पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के आगे जो 26वीं तरमीम पे बहस हुई है और जिसको टेलीकास्ट किया गया लाइव, और हम सब ने शायद, मैंने तो जरूर उसको फॉलो किया जहां तक मुमकिन हुआ, मुझे यूं लगता है कि उसने बहुत सारे ऐसे नुकात सामने खड़े कर दिए जो कि 26वीं तरमीम के ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े कर रहे हैं। सही। उसका एक हल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिया जाए और उनको सेपरेट कर दिया जाए, बाइफरकेशन कर दी। लेकिन मकसद क्या है? मकसद ये है कि उसको आज के मारूज को किस तरीके से एड्रेस किया जा सके। जैसा मैंने सियासत का कहा, तो सियासत अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता ढालती है। एक आपका आखिरी सवाल कि सिंध में क्या होगा, सिंध में आज तक क्या हुआ है, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना, कौन सा वहां पे इतना कमाल काम हुआ जिसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो सिंध के डायनामिक्स टोटली डिफरेंट है। ठीक। उनका ताल्लुक किसी पॉलिसी से या उसूल से या किसी परफॉर्मेंस से नहीं है, उसका ताल्लुक एक जज्बे से है, जज्बात से है, और वो जज्बा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में हमेशा मिलता रहेगा, हमेशा मिलता रहेगा। रज़ा रूमी साहब, 18वीं तरमीम के साथ ही उस वक्त से बाद से देखें तो कई मजबूत हलकों की तरफ से इस मामले पर मुखालफत बहुत से मामलात पर सामने आती रही, सुनी जाती रही है। इमरान खान खुद भी बतौर वजीर आजम इस पर बहुत तनकीद करते रहे, चीफ मिनिस्टर्स की कारकर्दगी के ऊपर भी तनकीद करते रहे, हर तरह की सपोर्ट भी मौजूद थी, उस वक्त भी बहुत इस नैरेटिव को आगे बढ़ाया गया है कि ज़रूरत है इस बात की, मगर वो ख़त्म नहीं कर सके। अब वही जमातें बेअसर करने जा रही हैं जो इस 18वीं तरमीम को एक बड़ा आईनी कारनामा या अपनी प्लेट के ऊपर एक बहुत बड़ा कारनामा रख के सजा के पेश करती रही। क्या रियासत बचाने के लिए सियासत को नुकसान पहुंचाने वाले शहबाज फॉर्मूले पर ही आने वाले दिनों में अमल होगा? देखिए, ये तो अब पता लगेगा कि आयशा किस हद तक शहबाज फॉर्मूले जो है वो अपनी सियासत को कुर्बान मजीद करेगा। ये तो अभी जो जिक्र हो रहा है इन तरमीम का या प्रपोजल्स का, ये अभी बहुत इब्तदाई मराहिल में है। अभी जो मैं देख रहा था कि जो उनका बैरिस्टर अकील जो है, उन्होंने कहा कि अभी एग्जैक्ट उसकी जो ड्राफ्टिंग है वो नहीं की गई, अभी सिर्फ उस डिस्कशन की स्टेज तक ये बात है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये इसका इंतज़ार करना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या बात जो है वो आइन में किस तरह की चेंजेस लाई जाएंगी। लेकिन दो चीज़ें तो वाजे हैं। ये देखिए, पिछले हफ्ते भी हमारी इसी पे बात हुई थी कि एनएफसी का जो अवार्ड है और जो उसमें फॉर्मूला है, वो उसकी तो रिवीजन की ज़रूरत है, और वो ज़रूरत इसलिए है कि वफाक को इस वक्त बहुत शदीद खतरात लाक है, और सूबों को के पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो अपने वसाइल खुद जमा करें या ज़्यादा करें, क्योंकि उनको बंदी बंधाई एक रकम आ रही है जिसको कि वो खर्च कर रहे हैं और लोकल गवर्नमेंट्स भी नहीं बना रहे। तो ये भी एक आइडिया था ना कि ये सारे जो पैसे हैं अवाम के टैक्सेस हैं, निचली सतह तक पहुंचेंगे, नहीं पहुंच रहे। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम अदलिया के हवाले से जो अभी ये जो जिस आईनी बेंच की जो ये वहां पे आर्ग्यूमेंट्स जो हो रहे थे और उसके ऊपर तरह तरह के सवालात जो उठाए जा रहे हैं, और जो एक पूरा एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि एक मेन सुप्रीम कोर्ट वर्सेस आईनी बेंच, एक मुकदमा वो जो है वो आईनी बेंच का भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का भी हो सकता है, बड़ी मैं सादा सी बात कर रहा हूं, और उसका फैसला करना और उसको सामने लाना, तो एक ये निज़ाम जो है ये भी कोई सही तरह से चल नहीं रहा। इसको भी या तो इसको ठीक किया जाए या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कयाम जो है वो अमल में लाया जाए। दुनिया में बहुत सारे ममालिक में आईनी कोर्ट्स मौजूद हैं, 30 से 40 के करीब ममालिक का। ये पिछली बार जब हुआ था तो हमने उस वक्त देखा था इस डिटेल को। अब रही बात बाकी जो फरोई बातें हैं कि वो तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग नामालूम ऐसी चीज़ें क्यों डाली गई, शायद इसीलिए कि उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इनकार कर देगी और अपनी एक तरह से फेस सेविंग कर लेगी। लेकिन एनएफसी का जो मामला है, मेरे ख्याल से वो सबसे अहम मामला होगा पीपीपी की अपनी सियासी बका के लिए, और उसको किस हद तक कैसे उसको मैनेज किया जाता है ये अब देखने का बाकी है। मेरा तो ये ख्याल है कि इसके लिए
कोई ना कोई एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। सही। और एक ऐसा तरीका अपनाया जा सकता है कि जहां पर सूबाई खुद मुख्तारी को भी बहुत ज्यादा ज़र्ब ना लगे और वफाक भी कमजोर ना हो। दुरुस्त हो गया जी। आपकी गुफ्तगू कंक्लूड कर ले तो बहुत कुछ बाकी है, मगर कि आपकी बात जैसे शहजाद साहब ने कहा कि सियासत आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है, या 26 आईनी तरमीम और बहुत सी कानून साजियां होती हैं। अब की बार ये आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी पाकिस्तान के अवाम के लिए किया जाए। जो भी आईनी तरमीम हो या कानून साजी की तरफ बढ़ा जाए, आईनी तरमीम के बाद अवाम जहन में रखी जाए और अशराफिया को कम अज़ कम अकाउंटेबल करने की भी बात की जाए। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे फवाद चौधरी के कुछ दावे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर, उन्हीं पर गुफ्तगू रहेगी। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। एक तरफ बानी पीटीआई जेल में है, पार्टी अपनी सियासी जमीन खोती जा रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ साबिक रहनुमा अपनी साबिका जमात की तन्हाई खत्म करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। ये रहनुमा हुकूमत से बातचीत की तजवीज़ दे रहे हैं। पीटीआई के चंद साबिक रहनुमा जिनमें फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल शामिल थे, लाहौर के एक अस्पताल में पार्टी के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से मिले। उनके बकौल उन्होंने अपनी मुसालहती मुहिम के लिए उनकी हिमायत हासिल करने की कोशिश की, ताहम कुरैशी साहब ने उनकी तायद नहीं की। फवाद चौधरी ने बताया कि उनका ग्रुप आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली के स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से मुलाकात करेगा ताकि सियासी कशीदगी कम करने में किरदार अदा किया जा सके। फवाद चौधरी ने दावा किया है कि पीटीआई के बेशतर तजुर्बाकार रहनुमा और 15 से ज़ायद MPAs इस बात से मुत्तफिक हैं कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुकालमा इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि वो पहला कदम उठाते हुए जेल में मौजूद पार्टी रहनुमाओं को रिलीफ फराहम करे ताकि ये रहनुमा इमरान खान से बात कर सकें और मुज़ाकरात का अमल शुरू हो सके। उनका यह भी कहना था कि इमरान खान का मैंडेट इन्हीं रहनुमाओं के पास है जो 2 बरस से जेलों में है, जैसे शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन राशिद। फवाद चौधरी ने कहा कि अगर हुकूमत अपोजिशन को निज़ाम में कोई हिस्सा नहीं देगी तो अपोजिशन के पास एहतजाजी तहरीकों और इस्तीफों के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि जब तक 3 बड़े सियासी रहनुमा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी और इस्टेब्लिशमेंट में कैद सियासी रहनुमाओं से बात नहीं करेंगे, उस वक्त तक कोई सियासी पेशरफ्त मुमकिन नहीं है। फवाद चौधरी ने मजीद बताया कि उन्होंने शाह महमूद कुरैशी और एजाज चौधरी से मुलाकात इसलिए की ताकि उन्हें इस मामले में इत्माद में लिया जा सके, क्योंकि ये दोनों रहनुमा जेल से पार्टी क़यादत को मुज़ाकरात शुरू करने की तजवीज़ दे चुके हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि पीटीआई की क़यादत गुज़िश्ता 2 बरसों में इमरान खान की रिहाई के लिए कोई पेशरफ्त नहीं कर सकी। ये भी दावा किया कि उन्होंने इमरान खान को बताया कि पार्टी के अंदर कई सियासतदान ऐसे हैं जिनके मफादात उनकी कैद से वाबस्ता है, इसलिए वो उनके लिए कोई मौसर कोशिश नहीं करेंगे। यूं फवाद चौधरी के दावों से यही बड़ा सवाल जन्म ले रहा है कि इमरान खान के मुसलसल गैर लचकदार मौक़िफ़ के बावजूद क्या शाह महमूद कुरैशी और दूसरे कैद में मौजूद लीडर्स वाकई मुफाहमत का रास्ता अपनाना चाह रहे हैं? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल। बानी पीटीआई अभी भी तसादुम की राह पर, शाह महमूद कुरैशी और दूसरे असीर रहनुमा मुफाहमत के हामी, जेल से लिखा खत सबूत, फवाद चौधरी का दावा कितना दुरुस्त है? ज़ैगम साहब, यहाँ पर फवाद चौधरी साहब की अगर प्रोफाइल भी यानी कि सियासी प्रोफाइल भी सामने रखिएगा जब हम उनके दावे पर बात कर रहे हैं, क्या फवाद चौधरी अपने इमा पर ही मुफाहमती एजेंडा लेकर चल रहे हैं? आयशा, जब शाह महमूद कुरैशी ने और लाहौर में जो असीर रहनुमा है पीटीआई के, उन्होंने इमरान खान को ख़त लिखा था, तो इमरान खान ने क्या जवाब दिया था? कोई जवाब नहीं दिया था। अब फवाद चौधरी क्या कर सकते हैं? का वक्त खत्म हो चुका, अब उनका काम है शुरू होगी। अब जी देखिए, वो इमरान खान के पास, देखिए अब इमरान खान के पास जा सकते हैं और कह सकते हैं कि वो जो आपको ख़त लिखा था शाह महमूद कुरैशी ने, आप उस पर तवज्जो फरमाएं और उसके मुताबिक काम करें। इट्स अ नॉन स्टार्टर। देखिए, कौन मुफाहमत का हामी है, कौन मुफाहमत का हामी नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि इमरान खान मुफाहमत के हामी हैं या नहीं है। वो सियासी जमातों से तो मुफाहमत के हामी बिल्कुल नहीं है, और अपना पुराना जो उनका बयानिया है उस पर वो डटे हुए हैं कि इनसे बात नहीं करनी। अपनी पसंद के स्टेक होल्डर से अपनी टर्म्स पर वो बात करना चाहते हैं। इसके लिए वो मशरूत बातचीत पर आमादगी भी ज़ाहिर करते हैं, और जब आमादगी ज़ाहिर करते हैं तो साथ साथ सख्त मज़ाहमती कॉल्स भी देते हैं, एहतजाज की तरफ भी लेकर जाते हैं, दबाव डालने के लिए, ताकि जो गुफ्तगू हो वो उनकी टर्म्स पर हो। लेकिन उससे मामलात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ भी कोई नरमी नहीं है, मुकम्मल सख्ती है। और जो यूट्यूबर्स हैं जो असरअंदाज होते हैं पार्टीज़ पर, जो पार्टी का बयानिया बनाने वाले लोग हैं, वो मज़ाहमत और इनकलाब पर डटे हुए हैं। वो कहते हैं तो हमने तो इनकलाब ही लाना है,
हमने तो उल्टाना है। और इमरान खान जो हैं वो तो नेल्सन मंडेला ही हैं। अब वो नेल्सन मंडेला बनाना चाहते हैं, इमरान खान नेल्सन मंडेला बनना चाहते हैं, इनकलाब का रास्ता ले जाना चाहते हैं। तो फवाद और इमरान इस्माइल किधर से आ गए, वो क्या कर सकते हैं? तो ये फवाद चौधरी साहब अपने इमाम पर अपने आप को मीडिया में रखने को ही सब कर रहे हैं, अपना ही उनका एजेंडा है। क्या देखिए, अपने लिए अपने आप को बिल्कुल दुरुस्त, अपने आप को रेलिवेंट बनाने के लिए, आपको गेम में इन करने के लिए, ये बताने के लिए कि इमरान खान के बहुत ज़्यादा खैर खां हैं, पार्टी के बहुत ज़्यादा खैर खां हैं, तो इसमें अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि उनकी इस मुलाकात की कोई अहमियत है या माहौल मौजूद है। ठीक हो गया। शहजाद साहब, पीटीआई की असल क़यादत जेल में है, बाहर जो लोग बैठे हैं वो मुतल्लिका नहीं है, ये फवाद चौधरी कह रहे हैं कि जो इस वक्त लोग मौजूद हैं उनकी रेलेवेंस नहीं है, जो अंदर हैं उन्हीं की रेलेवेंस है और उन्हीं के पास मैंडेट है इमरान खान। अगर दावा दुरुस्त है तो बानी पीटीआई इमरान खान खुद अपने उन मुखलिस रहनुमाओं की बात क्यों नहीं मानते या बात मानने को तैयार क्यों नहीं है, जैसे वो शाह महमूद कुरैशी या दीगर है जिन्होंने खत लिखा हो, अपने ही दोस्तों की या जिन पर आप भरोसा रखते हो, जिनको मैंडेट देते हो, क्यों नहीं उनकी बात मान लेते? बिल्कुल सही सवाल है आपका और बिल्कुल ठीक बात है, उसके ऊपर आते हैं। लेकिन मैं एक चीज फवाद चौधरी से स्टार्ट करूं कि फवाद चौधरी जो बात कर रहा है, क्या वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है? यानी वो जो जिस नुक्ते पे वो बात को ले आया है, उसका मतलब ये है कि हम जो पूरी सियासत पीटीआई की उसको बानी के गिर्द घुमाया हुआ है पीटीआई ने या पीटीआई वालों ने, क्या ये दुरुस्त सिमत है या हमें सियासत को सियासत के तौर पर लेके, जो कि एक ब्रॉड थीम है सियासत की, जिसके अंदर गवर्नेंस भी है, जिसके अंदर इख्तियार भी है, जिसके अंदर हिस्सेदारी भी है, पॉलिसी भी है, वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें हम समझते हैं, उसके अंदर हिस्सा बनना चाहिए। और ये ना लगे कि पीटीआई के सिर्फ एक ही मकसद है कि बानी को किसी तरीके से आजाद करवा लिया जाए एट द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग एल्स। तो मेरा ख्याल है कि जहां पर वो बात कर रहे हैं और क्षण के बाद, इतने अरसे के बाद पीटीआई की मुश्किलात के बाद जाती है कि या बानी के ऊपर सोच लो या बानी तो आ जाएगा, अल्लाह ने जिंदगी दी तो वो सेहत भी उसके पास, अल्लाह दे उसको वो निकल आएगा। वो वक्त ये हमेशा के लिए तो जेल में नहीं है, सही। और मुश्किलात का जो वक्त है गुजर, ये भी गुजर जाएगा। लेकिन क्या सियासत जरूरी है लेके चलना पाकिस्तान में पीटीआई को? पीटीआई का वजूद जरूरी है सियासी पार्टी के तौर पे, या सिर्फ बानी के गिर्द ही वो हेला घूमेगा सियासत का और सिर्फ उसी की जात सियासत समझी जाएगी? इससे पहले भी हम ये देख चुके हैं, जबकि एमक्यूएम ने कहा कि मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, बहुत खतरनाक नारा था। यानी जब आप ये चाहते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी जो सियासत है वो एक शख्स के गिर्द घूमती है, एक शख्स के लिए है, वो किसी में उसके अंदर कोई मिशन नहीं है, उसकी मकसदियत नहीं है, उसके अंदर मंजिल नहीं है। तो जबकि सियासत का मकसद तो ये होता है ना कि आप पूरे मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, आपको इख्तियार चाहिए, ताकत चाहिए, ताकि आप तमाम मुल्क के लोगों के लिए काम करें। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आकर पीटीआई के अंदर इस वक्त जरूरत है, और फवाद ने बिल्कुल सही टाइम पे इस चीज को आइडेंटिफाई किया, वो उसकी सुनेगा कोई नहीं, क्योंकि इतनी ही आवाजें उसके खिलाफ है। यानी वो इस तरह का जज्बा जहाँ पे हो हम तो मर मिटने को तैयार हैं बानी के पीछे, यार यहाँ पर जिस मुल्क में जिस सियासत में ये बातें हो रही वहां पर आप सियासत की क्या बात कर सकते हैं? तो फवाद की बात कोई नहीं सुनेगा, गालियां उसी को पड़ेंगी, लेकिन जो बात उसने की है बिल्कुल ठीक बात की। ठीक हो गया जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। रजा रूमी साहब फरमाइएगा, फवाद चौधरी साहब जो दावे कर रहे हैं आपके ख्याल में दुरुस्त हैं? फवाद चौधरी साहब किसी मिशन पर हैं? उनका बयानिया जमात को दबाव में लाने का है या इमरान खान को? आयशा, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मुख्तलिफ आरा और मुख्तलिफ ग्रुप्स मौजूद है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि फवाद चौधरी साहब को किसी न किसी तरीके से उनकी जो व्यू है या नजरिया है उससे इत्तेफाक करते हैं। अब फवाद चौधरी साहब क्या उनकी बिहाफ में बात कर रहे हैं या अज खुद उन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया है, ये कहना जो है मुश्किल होगा। लेकिन खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे मोतदिल मिजाज जो रहनुमा हैं और कारकुन हैं, वो ये समझते हैं कि कोई रास्ता निकलना चाहिए। इस वक्त तो पार्टी का जो ताल्लुकात है एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो बंद गली में पहुंच चुके हैं, और स्पेशली जो एटीट्यूड है बानी पीटीआई का, खुसूसन मुल्क के जो मुख्तदरा हल्के हैं उनकी तरफ और उनमें से कुछ अफराद की तरफ, वो उन्होंने मामलात को जो है बहुत गंभीर कर दिया है और उलझा दिया है कि अब कोई सूरत हाल नहीं निकल सकती। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में ये एक बार बार दोहराए जाने वाला अमल है।
एक तसादुम की कैफियत भी होती है, नाराजगियां भी होती हैं, गुस्सा भी होता है, उसके बाद कोई ना कोई रास्ता निकाला जाता है, क्योंकि सियासत इसी को कहते हैं, आर्ट ऑफ द पॉसिबल को। अगर वो कोई एक चीज को पॉसिबल ही नहीं आप बना सकते तो फिर वो सियासत रहती नहीं है। मगर इस वक्त जो हल्के जो बाकी हैं वो हावी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी के ऊपर। उन हल्कों में खुद इमरान खान साहब की अपनी जो एक व्यू है इस पूरी चीज के बारे में, वो जो उनका ये समझना है कि जब तक वो इस निज़ाम को के साथ टकराव करके इसको शिकस्त नहीं देंगे अपनी मकबूलियत और पीपल्स पावर के तहत, उस वक्त तक शायद उनका कोई रास्ता आगे ना निकले। और उनसे और उनके जो हामी इस ख्याल के जो हामी हैं वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कुछ तो उनमें से मुल्क से बाहर हैं, कुछ नौजवान जोशीले हैं, जैसे आपने देखा खैबर पख्तूनख्वा से भी जो मुख्तलिफ आवाज़ें आती हैं, बेशमूल वहाँ के जो भी नए वज़ीर आला अपॉइंट हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं, तो वो भी इसी तर्ज की सियासत जो है वो उन्होंने अपनाई हुई है। उसके बरक्स अगर आप देखिए बैरिस्टर गौहर, जिनको खुद इमरान खान साहब ने अपॉइंट किया है, वो तो हमेशा डायलॉग की बात करते हैं और एक जमहूरी रास्ते की बात करते हैं। तो वाकया यूं है कि फवाद चौधरी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल उनकी बात में वजन है और उनकी बात पे गौर करना चाहिए पार्टी को, और खुसूसन मौका देना चाहिए शाह महमूद कुरैशी जैसे जो है एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस को कि वो कोई रास्ता निकाले। लेकिन इस वक्त जो है सोच इमरान खान की हावी है और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके कोई प्रोस्पेक्ट्स दिखाई नहीं दे रहे। इफ्तिखार साहब, इनकलाबी सियासत हावी तो नजर आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, फैसला एक शख्स के गिर्द ही घूम रहा है, मगर फवाद चौधरी कह रहे हैं, जो ऊपर पैनलिस्ट ने भी बात की, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की को अपनी सियासी स्पेस बचाने की और बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कितने को लोग होंगे जमात के अंदर जिनकी सुनी जाती होगी और मुफाहमती सियासत की भी सुनी जाएगी? आपकी राय में क्या मुफाहमती सियासत प्रिवेल कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर? बिल्कुल नामुमकिन नजर आ रही है। फवाद जो कह रहा है वो बिल्कुल सियासी बात कर रहा है और उसको बखूबी इल्म है कि इसके अलावा रास्ता कोई नहीं। आप अगरतला साजिश केस से लेके हैदराबाद ट्रिब्यूनल तक के जो वाक़यात हैं उनको देख ले, क्या नतीजा निकला। बात यह है कि ये पार्टी एक इलाके की पार्टी बन गई है, उस वजह से इनका जो बानी है वो उनकी मानता है और उनकी सुनता है और किसी और की सुनने को तैयार नहीं। ये एक अफसोसनाक हकीकत है, आप इसको माने या ना माने, लेकिन जैसा जैसा आप तज़किया करते हैं आपको समझ आ जाएगी कि ये पार्टी एक सूबे की जो लोग हैं उनके हाथों में है और उनका रवैया वही है जो बानी। इफ्तिखार साहब, इस जमात का मुस्तकबिल क्या बनेगा? हर जमात के अंदर सिचुएशन बनी, सैचुरेशन पॉइंट आया और फिर बॉइलिंग टाइम गया और वो डाउन भी हुए, नीचे आए, चीजें सॉर्टेड हुई जैसे ऊपर बात हुई। ये जमात नहीं चाहती कोई भी सोल्यूशन? सर मैंने आपसे अर्ज की, मैंने अगरतला से लेके हैदराबाद तक मैंने सारी तारीख को समझने की कोशिश की। वहाँ पे सियासी अमल किया गया, वहाँ पे इख्तलाफात के बावजूद सियासी अमल की तरफ गए। अगर ये सियासी अमल की तरफ नहीं जाएंगे तो मामला सही नहीं है। और मैंने वजह ये बताई है क्यों नहीं जा रहे। जब आपका एक पूरा सूबा में आपके साथ हो और वो कहे कि हमने इंकलाब लेके आना है, हमने वफाक की बात नहीं माननी, वफाक की बालादस्ती हो गया। इफ्तिखार साहब, मगर लीडर चेंज कर सकते हैं जिस लीडर को जानती है। अगर इमरान खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो कि किसी विजन के साथ मिशन को लेके चलना है तो फिर रास्ता तो निकल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।